जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप हमारे पेट्रॉन बन करके अपने इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, और साथ ही मैं मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, जिसको क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मोदी सरकार ने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिव्यू का बहाना बनाकर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का 15 सितंबर 2023 तक एक्सटेंशन ले लिया है। तमाम सियासी जानकारों का मानना है कि यह एक्सटेंशन ऑपोजिशन के गठबंधन इंडिया को तोड़ने के इरादे से लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की माने तो अब भारत को आतंक फैलाने वाला मुल्क माना जाने लगा है, इसीलिए ये एक्सटेंशन लिया गया है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार का कहना है कि भारत आतंकवाद फैला रहा है या नहीं, इसकी जांच करने FATF की टीम भारत आ रही है। और यह बात मोदी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल SV राजू ने सुप्रीम कोर्ट को खुद बताया है। तो दोस्तों, मोदी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल SV राजू के मुताबिक कुछ पड़ोसी मुल्क भारत को FATF की उस ग्रे लिस्ट में डालना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, और इससे बचने के लिए उनकी जांच तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के मुखिया SK मिश्रा का अपने पद पर बने रहना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे G7 देशों की पहल पर 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। इसका काम इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग, मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखना है। इसके कुल 39 मेंबर मुल्क और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेंबर मुल्कों में भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन भी शामिल है। 2006 में भारत ऑब्जर्वर के तौर पर FATF में शामिल हुआ था, और इसके बाद वो फुल मेंबरशिप हासिल करने के डायरेक्शन में काम कर रहा था। 25 जून 2010 को भारत को FATF के 34th यानी 34वें मेंबर मुल्क के तौर पर शामिल कर लिया गया था। अब FATF कैसे काम करता है ये भी समझ लीजिए। तो दोस्तों, FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं ये आतंकियों को पालने पोसने के लिए पैसा मुहैया कराने वालों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को साफ सुथरा बनाए रखना इस एजेंसी का मकसद होता है। ये अपने मेंबर मुल्कों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज में शामिल होने से रोकता है। अमेरिका में 9/11 के आतंकी यानी 9/11 के आतंकी हमलों के बाद टेरर फंडिंग से निपटने में FATF का किरदार बेहद अहम हो गया था। 2001 में इसकी अपनी पॉलिसीज में टेरर फंडिंग को भी शामिल किया गया था। टेरर फंडिंग में आतंकियों को पैसा या फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाना शामिल है। FATF के फैसले लेने वाली बॉडी को FATF प्लेनरी कहा जाता है। इसकी बैठक एक साल में 3 बार ऑर्गेनाइज करी जाती है। FATF अपनी सिफारिशों को लागू करने में मुल्कों की तरक्की की निगरानी करता है। FATF के मुताबिक जब किसी मुल्क को निगरानी वाली लिस्ट में रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि वो देश तय वक्त के अंदर पहचानी गई कमियों को तेजी से हल करने के लिए कमिटेड हो जाए। साथ ही वो मुल्क एडिशनल जांच के दायरे में भी होता है। FATF में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 तरह से कार्रवाई करता है। पहली के तहत वो देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है, साथ ही कोई कार्रवाई ना कर पाने पर उस मुल्क को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देश वो होते हैं
जहां टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। हालांकि ये मुल्क इसे रोकने के लिए FATF के साथ मिलकर काम करने को तैयार होते हैं। FATF से जुड़ी एजेंसीज एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG इस मामले में एशिया से रिलेटेड मुल्कों पर नजर रखती है। APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप ये पता लगाता है कि ये देश आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने को लेकर कितना संजीदा है। अगर कोई मुल्क इसे रोकने में नाकाम रहता है तो उसे ब्लैक लिस्ट करने की वार्निंग दी जाती है। APG की तरह ही यूरोप, साउथ अमेरिका और दूसरे रीजन्स में FATF से जुड़ी एजेंसियां मौजूद हैं। 2008 में पाकिस्तान को पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इसके तहत उसे टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई करनी थी। 2009 में वो इस लिस्ट से बाहर हो गया था। 2012 में पाकिस्तान को एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। हालांकि 2015 में फिर वो बाहर निकलने में कामयाब रहा था। फिर पाकिस्तान जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल हो गया था। अक्टूबर 2018, 2019, 2020 और अप्रैल 2021 में हुए रिव्यू में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली थी। पाकिस्तान इस दौरान FATF की सिफारिशों पर काम करने में फेल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को विदेशों से और घरेलू लेवल पर फाइनेंशियल मदद मिलनी जारी है। खैर, अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिव्यू का बहाना बनाकर ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक एक्सटेंशन मिल चुका है। ED के मुखिया संजय मिश्रा पहले गैर कानूनी थे, अब 15 सितंबर तक कानूनी हो गए हैं। कानून की डेफिनेशन सब अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, जैसा कि सत्ता चाहे। मिश्रा जी को जल्दी काम करना होगा। शायद अगले हफ्ते से ही गिरफ्तारियां शुरू हो जाएं। निशाने पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हो सकते हैं। कुल मिलाकर कोई नया ऑफिसर इस सियासी तमाशे में पड़ना नहीं चाहता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर रिकंसिडरेशन करना चाहिए। मिश्रा जी का ऑपरेशनल एरिया यानी कार्य क्षेत्र सिर्फ FATF रिव्यू तक ही रखते हुए और नए ऑफिसर को बाकी कामों का चार्ज दिलाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ED के डायरेक्टर संजय मिश्रा के 2 एक्सटेंशंस को इल्लीगल ठहराया था, लेकिन फिर अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें तीसरा एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो गया है ना कमाल का इंसाफ करने वाला सिस्टम। खैर, अब सबसे अहम सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या दुनिया अब भारत को आतंक यानी टेरर फैलाने वाला मुल्क मानने लगी है? मोदी सरकार की माने तो हां, यही सच है और इसकी ही जांच करने के लिए FATF की टीम भारत आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि मोदी सरकार के ही एडिशनल एडवोकेट जनरल SV राजू ने सुप्रीम कोर्ट को यह बेहद अहम बात बताया है कि कुछ पड़ोसी मुल्क भारत को FATF की उस ग्रे लिस्ट में डालना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, और इससे बचने के लिए उनकी जांच तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ SK मिश्रा का पद पर बने रहना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, डंके और नगाड़ों के दावों के बीच जमीनी हकीकत मोदी सरकार के मुताबिक यह है कि नया भारत पाकिस्तान के बराबरी करता हुआ दिख रहा है। यहां पर आप सबको याद दिला दूं कि 2014 से ही मोदी सरकार पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिशों का दावा करती रही है। टॉमी मीडिया ने तो कई बार ऐसा ऐलान भी कर दिया था, पर पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में ही है और अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद से तो पूरी तरह से बाहर आने की कोशिश में लगा रहा है। खैर, मोदी सरकार की इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना फैसला बदलते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के मुखिया SK मिश्रा को एक्सटेंशन दे दिया है। अभी जुलाई में ही कोर्ट ने उनको पहले दिए गए एक्सटेंशन को इल्लीगल करार दिया था।
अब यहां पर सबसे अहम सवाल यह भी है कि क्या मुल्क में मिश्रा जी के अलावा काबिल ऑफिसर्स का अकाल पड़ा हुआ है? तो दोस्तों, बात जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हो रही है तो मैं आपको एक और भारत के नए और अहम मसले से रूबरू करा दूं। कल की ही अपडेट यह है कि मणिपुर को लेकर दुनिया भर में इतनी थू थू हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल ना हो पाए, वर्चुअल ही रहें। यही हाल उनके दोस्त पुतिन का भी है। खैर, आपको पता ही है कि मणिपुर मामलों में सुओ मोटो लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने और मोदी जी से जवाब तलब करने के चलते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को गाली गलौज के 7 लाख से ऊपर ट्वीट करे गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल हैशटैग टॉप ट्रेंड कराए गए हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि आने वाले वक्त में 5 ऐसे मुकदमे चीफ जस्टिस के ऑर्डर के इंतजार में खड़े हैं, जिनका सीधा सीधा असर मोदी सरकार पर होने वाला है। साहिब की भक्त लॉबी ने इसी से इनसिक्योर होकर जस्टिस चंद्रचूड़ पर कंडेमेनेबल अटैक करे हैं और दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी के स्टडी के मुताबिक चीफ जस्टिस को ट्रोल करने वाले कुछ मेन ट्विटर अकाउंट्स को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी फॉलो करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसके इशारे पर हो रही है ये ट्रोलिंग? किसने भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ डिजिटल पत्थरबाजों का गैंग खड़ा किया है? सबसे अहम बात यहां पर यह है कि यह डिजिटल पत्थरबाजी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पर हुई है। तो दोस्तों, इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में चीफ जस्टिस की वाइफ कल्पना जी भी हैं और जो 2 हैंडीकैप लड़कियां व्हील चेयर पर बैठी हैं वो उनकी 2 बेटियां हैं, नाम है माही और प्रियंका। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने इन दोनों हैंडीकैप बच्चियों को गोद लिया हुआ है। वो और उनकी पत्नी इन बच्चियों पर जान छिड़कते हैं। कुछ दिनों पहले दोनों बच्चियों ने अपने पापा से कहा कि उन्हें वो जगह देखनी है जहां पर वो काम करते हैं। चंद्रचूड़ जी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले गए। ये तस्वीर में दिख रहा नजारा वही का है। जो शख्स गोदी ली हुई हैंडीकैप बेटियों का पिता हो, वो शख्स यकीनन एक सेंसिटिव और सेंसिबल इंसान होगा। और जाहिर सी बात है कि एक खास राष्ट्रवादी सियासी दल को हर सेंसिबल और संवेदनशील इंसान से दिक्कत है, क्योंकि इनका सियासी आका एक अनसिंपैथेटिक, इनसेंसिटिव और सेंसलेस पत्थर दिल शख्स है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप हमारे पेट्रॉन बन करके अपने इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको इंफॉर्मेटिव मानते हैं, तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।